Good afternoon, all of you, on this investor education program on commodity indices. I am Tanushri Rana from Business Development Team of NCDEX. And with me, I also have Mr. Imran Khan and Mr. Ayush, and we'll be presenting you a detailed information on commodity indices. I welcome all of you in this program. So we'll start. हम स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू देके कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम का. The evolution of commodity exchange, it dates back to 19th century जब बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में. उसके बाद 1910 1930 में अदर कमोडिटीज जैसे कि ऑयल सीड्स एंड रॉ जूट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी. 1953 में हमने देखा था कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एस्टैब्लिश हुआ है. 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में हम देख रहे थे ऑफ एंड ऑन बैन्स हो रहे हैं.
2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दी थी लिस्ट ऑफ कमोडिटीज फॉर डेरिवेटिव ट्रेनिंग्स, एंड 2003 में हमने देखा कि फ्यू नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टार्ट हुए हैं और उनकी ऑपरेटिंग स्टार्ट हो गई है। एंड 2015 में वी सी दैट द प्रेजेंट रेगुलेटर इज सेबी। जो आपको अब स्लाइड दिख रही है वो आपको बता रही है स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया। इस चीज को हेड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके अंदर है सेबी, दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आते हैं नेशनल एक्सचेंजेस, जिसमें है एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीईएक्स, एनसीई, बीएससी। टोटल 91 कमोडिटीज परमिटेड हैं टू बी ट्रेडेड इन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो ये जो आपको दिख रहे हैं वो बताएंगे कैसे एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सपोर्ट है हमारे इंडिया में इस ट्रेडिंग का। जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 में सेबी ने टेक ओवर किया था एज अ चीफ रेगुलेटर। जून 2017 में सेबी हैज परमिटेड ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। जून एंड सितंबर 2017 ने सेबी ने परमिट किया था इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग। बैंक सब्सिडरीज को अलाउ किया था टू डिस्ट्रीब्यूट कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, बैंक्स को परमिशन दी थी टू पार्टिसिपेट एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। सितंबर 2018 में हमने देखा था कि एफपीआईज वर परमिटेड टू hedge their exposure in Indian markets on commodities. मार्च 2019 में हमने देखा था म्यूचुअल फंड्स इन पीएमएस को अलाउ कर दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग में। जून 2019 में हमने देखा है कि कमोडिटी इंडाइसेस हैव बीन अलाउड टू बी ट्रेडेड। ये स्लाइड आपको बताती है डिफरेंट कमोडिटीज दैट आर अवेलेबल एट द एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। सीरियल में हमारे पास है बाजरा, बार्ले, चना, मेज, वीट, मूंग एंड पैडी। स्पाइसेस में हमारे पास कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक। फाइबर्स में हमारे पास है कॉटन सीड ऑयल के, जिसको कोकोट के नाम से जाना जाता है। शंकर कपास, 29 mm कॉटन। ग्वार कॉम्प्लेक्स, ग्वार सीड एंड ग्वार गम। ऑयल एंड ऑयल सीड्स में आते हैं सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल एंड सेसमे सीड। मेटल्स में हमारे वहां स्टील लॉन्ग ट्रेड होता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर आयुष कुशवाहा को। वो आपको एग्रीडेक्स एंड सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। मिस्टर आयुष। Yes, sir. Yes. Can you change the slide, please? Good afternoon, everyone. तो आज हम लोग कमोडिटी इंडाइसेस के बारे में जो एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। आयुष, आपकी थोड़ी आवाज कम है। वन मिनट। हेलो हेलो। जी आयुष, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम लोग जो है बात करेंगे एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे जो इंडाइसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे उनके बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने एक लॉन्च किया था एनसीडेक्स एग्रीडेक्स Ayush, इंडेक्स। sorry to interrupt you. Your voice is very low. Can you please speak a little loud or closer to the mic? Hello. Am I audible now? Yes, absolutely. Yes. So सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था एनसीडेक्स एग्रीडेक्स, which is India's first return-based index, which tracks the performance of 10 liquid commodities traded on NCDEX platform. तनुश्री, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम थोड़े से की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं एग्रीडेक्स के। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, जो एक सेबी का क्राइटेरिया है कि जो कमोडिटीज हम लोगों ने सिलेक्ट करी है उसके अंदर जो वेटेज है, कंबाइंड वेटेज ऑफ एटलीस्ट %,
80% का है, उसमें जो ADTV होना चाहिए उन कमोडिटीज का वो ग्रेटर देन 75 करोड़ होना चाहिए। और ये जो इंडेक्स है इसमें जो वेटेज दिए गए हैं कमोडिटीज को, वो 50-50% वेट्स दिए गए हैं नेशनल प्रोडक्शन वैल्यू और ट्रेडेड वैल्यू को, जिन दोनों को यूज करके फाइनल इंडेक्स वैल्यू निकाली गई है। फ्लोरिंग और कैपिंग भी करी गई है कमोडिटीज की। इंडिविजुअल कमोडिटीज के लिए फ्लोर 3% रखा गया है और कैपिंग जो है वो 20% है। जो रीबैलेंसिंग करी जा रही है इन कमोडिटीज की वो एनुअली करी जा रही, और फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर नए वेट्स अलाउड किए जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। रोल ओवर जो मेथडोलॉजीज में रखी गई है वो फर्स्ट 3 डेज ऑफ एक्सपायरी मंथ में रोल ओवर किया जाएगा, नेक्स्ट मंथ में, नियर मंथ से नेक्स्ट मंथ के लिए फर्स्ट 3 डेज में। और जो कमोडिटी सिलेक्शन है इसमें हम दोनों कमोडिटीज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को कंसीडर कर रहे हैं इंडेक्स में इंक्लूजन के। आप इस इंडेक्स में देख सकते हैं हमने जो कमोडिटीज हैं टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन, नो रिलेटेड ग्रुप ऑफ कमोडिटीज में कॉन्स्टिट्यूट इस इंडेक्स में 40% से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कमोडिटीज का जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से देखेंगे सोयाबीन या रिफाइंड सोयल और RM सीड है वो एक सेक्टर में आते हैं, उनका मैक्सिमम जो है 40% ही रखा गया है इंडेक्स में एक्सपोजर जो है। वी जस्ट केप्ट दैट क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर डोमिनेट ना करे इंडेक्स को, इसलिए डिफरेंट इंडेक्स में इस इंडेक्स में डिफरेंट कमोडिटीज को ऐड करें ताकि सबका एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा आ सके, इसलिए हमने इस डाइवर्सिफिकेशन को रखा है। नाउ जो इस फाइनेंशियल ईयर के 2021-22 के जो वेट्स हैं इंडेक्स में कमोडिटीज के, वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 कमोडिटीज का इंडेक्स है जिसमें चना का सबसे ज्यादा वेटेज था 20%, सोयाबीन का अराउंड 15.65 है, सोया ऑयल का 12.55, RM सीड का 11.81, कोकोड 11.22, ग्वार सीड का 9.38, ग्वार गम का 7.36% है, जीरा का 4.51, कैस्टर सीड का 4.34 और टर्मरिक का 3.19 रखा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिंग जो है वो हाईएस्ट 20% है इंडिविजुअल कमोडिटीज की, और फ्लोरिंग जो रखी गई थी वो 3% है। तो आप इसमें देख सकते हैं चना की 20% मैक्सिमम वेटेज है और टर्मरिक का 3.19% वेटेज है इस इंडेक्स में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब हम इसका जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा में रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी रही है वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर द पीरियड अप्रैल 2016 से मई 2021 तक। तो आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स में ये इंडेक्स एज हाई हैज 8.44% रिटर्न भी इसने मंथली बेसिस पे दिया है, और इस इंडेक्स ने मूवमेंट भी बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई और विथ गुड वॉलेटिलिटी, अराउंड 15% एवरेज वॉलेटिलिटी रही है इसकी फ्रॉम अप्रैल 2016 टू मई 2021। The benefits of this NCDEX Agridex are multiple. One of the benefits is it can act as ये ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर की तरह एक्ट कर सकता है NCDEX पे जो कमोडिटीज ट्रेड होती हैं उसके लिए। डाइवर्सिफाइड बास्केट है, इसमें जो कमोडिटीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स से हैं, और ये अगर किसी इन्वेस्टर को ट्रेड भी करना है तो उसका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई करने के काम आ सकता है, बिकॉज ऑफ वन वेरी गुड रीजन कि जो कोरिलेशन है इसका अदर इंडाइसेस के साथ वो आप देखेंगे तो बहुत कम है। ये इफेक्टिव बेंचमार्किंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसकी जो कैलकुलेशन और इसकी जो मेंटेनेंस है वो NSE इंडाइसेस लिमिटेड कर रहा है, जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए भी कैलकुलेशन मेंटेन करता है। अब हम इसके जो कॉन्टेक्ट स्पेसिफिकेशन का एग्रीडेक्स का है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका जो यूनिट ऑफ ट्रेडिंग रखा गया है लॉट साइज वो 500 यूनिट का है एक लॉट। टिक साइज 0.25 रुपीज रखा गया है। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होती है, बिकॉज इसके अंदर जो कमोडिटी सोया ऑयल है वो रात को 9 बजे तक ट्रेड होती है, इस वजह से इसमें जो ट्रेडिंग है वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक होती है।
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी जो है वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ को रखी गई है और मिनिमम इनिशियल मार्जिन 6% है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनसीडेक्स सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में, जो कि हमारा नया प्रोडक्ट है जो लॉन्च होने वाला है। क्यों इस प्रोडक्ट के लिए हमें सेबी से अप्रूवल मिल गया है, अब हम जल्दी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। जो एनसीडेक्स सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वो जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, प्राइस बेस्ड इंडाइसेस हैं जो एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज जो ट्रेड होती हैं एनसीडेक्स पे। तो एक जो पर्टिकुलर सेक्टर है उनकी कमोडिटीज को लेके सेक्टोरल इंडाइस बनाया गया है। अभी हम दो सेक्टोरल इंडाइसेस के साथ आ रहे हैं जो कि हैं, एक है एनसीडेक्स ग्वार कॉम्प्लेक्स का इंडेक्स जिसकी अंडरलाइंग है ग्वारसीड और ग्वारगम, और दूसरा इंडेक्स है एनसीडेक्स सोया कॉम्प्लेक्स इंडेक्स जिसके अंदर अंडरलाइंग्स हैं सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल। अब हम जो इस इंडेक्स को जिस तरीके से डिजाइन किया उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो कमोडिटीज हमने सिलेक्ट करी हैं इसमें उनको सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन उन कमोडिटीज का नेशनल लेवल पे, और लिक्विडिटी उनका जिस तरीके से रहा है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। जो इस इंडेक्स में कमोडिटीज को वेट दिए गए हैं वो वैल्यू वेटेड क्राइटेरिया है कि दोनों नेशनल प्रोडक्शन वैल्यू और उन कमोडिटीज का और ट्रेडेड वैल्यू ऑन एनसीडेक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज करके हमने वेट्स कैलकुलेट करे हैं। जो हम वेट्स कैलकुलेट करेंगे वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम रहेंगे। फिर हम लोग रीबैलेंसिंग करेंगे और फिर से नए वेट्स कैलकुलेट करेंगे। वो जो वेट्स होंगे वो एनुअली रीबैलेंस किए जाएंगे फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, विच मीन्स फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ अप्रैल। और ये जो वेट्स हैं 3 मंथ प्रायर ही मार्केट को बता दिए जाते हैं जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। जो कैपिंग और फ्लोरिंग रखी गई है इन कमोडिटीज की उसमें 70% कैपिंग रखी गई है और 30% फ्लोरिंग रखी गई है इंडिविजुअल कमोडिटी परसेंटेज की। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो 3 मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं किस तरीके से हमने इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन किया है। तो सबसे पहले किस तरीके से हमने कमोडिटी सिलेक्ट करी है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि वेट्स कैलकुलेशन का किस तरीके से हमने किया है, क्या फॉर्मूला यूज किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए उस बारे में बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेथडोलॉजी हम लोगों ने यूज करी है इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि कमोडिटी सिलेक्शन हम लोगों ने किस तरीके से किया हुआ है। कमोडिटी सिलेक्ट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम ये जो इंडेक्स है ये सेक्टोरल इंडेक्स है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो बन जाता है कि कमोडिटीज अगर वो सिंगल सेक्टर की होंगी तभी वो एक इंडेक्स में इंक्लूड हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड क्राइटेरिया जो है ये सेबी का मैंडेट है कि फॉर एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को अगर इंडेक्स में इंक्लूड करना है तो उस कमोडिटी पे पिछले 12 महीने से एटलीस्ट पिछले 12 महीने से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होने चाहिए और एटलीस्ट 90% ऑफ द ट्रेडिंग डे उस कमोडिटी में ट्रेडिंग हुई, उन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग हुई होनी चाहिए पिछले 12 महीने में। और तीसरा जो क्राइटेरिया वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा इन ऐसी कमोडिटीज का अवेलेबल होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हम 2 इंडेक्स के साथ आ रहे हैं। पहला है एनसीडेक्स ग्वार इंडेक्स जिसमें ग्वारसीड और ग्वारगम अंडरलाइंग है, और एक है एनसीडेक्स सोया इंडेक्स जिसमें सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल अंडरलाइंग है। तो ये चारों जो कमोडिटीज हैं सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, ग्वारगम और ग्वारसीड, वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, इसलिए वो इंडेक्स का पार्ट बनने के लिए सिलेक्टेड की गई है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से वेट्स को कैलकुलेट किया गया है इन कमोडिटीज के फॉर दीज इंडाइसेस। 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है प्रोडक्शन वेट कैलकुलेशन का, और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है लिक्विडिटी वेट कैलकुलेशन का। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम फाइनल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज निकालेंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया है प्रोडक्शन वेट कैलकुलेशन, वो हम लोग निकाल सकते हैं जिस तरीके का आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हम सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च करने वाले हैं उसमें 2 कमोडिटीज हैं। तो
हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दोनों कमोडिटीज का मिला के जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू होगा उसको हम नीचे रखेंगे। और ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, वो जो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, एवरेज स्पॉट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इनटू प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूँ, अगर हम इसी साल का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालना चाहें सोयाबीन के लिए फॉर एन एग्जांपल, तो हम लोग निकालेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सोयाबीन का अगर हमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो हम उसके पिछले 5 साल के फाइनेंशियल ईयर जो हैं, जैसे 2020, 2019, 2017, 16 एंड 2018, जो ये 5 साल हैं, इन पांचों सालों का जो हर फाइनेंशियल ईयर की एक एवरेज स्पॉट प्राइस होगी और प्रोडक्शन होगा सोयाबीन का, उसको यूज करके हम उस साल की वैल्यू निकालेंगे, प्रोडक्शन वैल्यू, और उस प्रोडक्ट पिछले 5 साल की प्रोडक्शन वैल्यू का हम एवरेज लेके वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे सोयाबीन का। अब हम लोग सेकंड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, जो कि है लिक्विडिटी वेट कैलकुलेशन। तनुश्री, एक स्लाइड आप पीछे कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी वेट्स कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो लिक्विडिटी वेट्स हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है ट्रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेडेड वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूले को, अगर हम इस सेक्टोरल इंडेक्स में लगाएंगे तो ट्रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दोनों कमोडिटीज का मिला के जो टोटल ट्रेड वैल्यू होगा। और ये जो ट्रेड वैल्यू है ये हम किस टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, ये जो पिछले 12 महीने में टोटल वैल्यू रही इन करोर्स ट्रेडेड ऑन एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज की रही होगी, उसको यूज करके हम ट्रेड वैल्यू निकालेंगे उस कमोडिटी का, और उस ट्रेड वैल्यू को यूज करके हम उसका लिक्विडिटी वेट निकाल लेंगे। जैसे ही हमने प्रोडक्शन वेट जैसे पहले कैलकुलेट कर लिया, अब हमने लिक्विडिटी वेट कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को यूज करके हम फाइनल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज जो होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस फाइनल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आपको अब अगली स्लाइड पे हम बताएंगे, जो है 50-50% एलोकेट करेंगे दोनों लिक्विडिटी वेट को और प्रोडक्शन वेट को। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो CLP है इसको हम मानेंगे ये जो है कमोडिटी लिक्विडिटी परसेंटेज है जो कि लिक्विडिटी वेट है, और CPP जो है ये है कमोडिटी प्रोडक्शन परसेंट जो कि है प्रोडक्शन वेट। तो दोनों को हमने 50-50% एलोकेट किया, तो जो एक फाइनल नंबर आएगा उसको हम कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज मानेंगे उस कमोडिटी का। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कैपिंग जो है इसमें इंडिविजुअल कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज की 70% रखी गई है और जो फ्लोरिंग है वो 30% रखी गई है। जो कमोडिटी वेट्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो हम अब देख लेते हैं। जो एनसीडेक्स ग्वार इंडेक्स है उसमें ग्वार सीड जो है उसका वेटेज है 62% रखा गया है, और जो ग्वारगम है उसका वेटेज 38% है। और जो एनसीडेक्स सोया कॉम्प्लेक्स इंडेक्स है उसमें सोयाबीन का 69% है और रिफाइंड सोया ऑयल का 31% है। अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडेक्स का, इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए, वो है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी जो यूज करी है हमने। जो एनसीडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स हम लॉन्च करने वाले हैं वो प्राइस बेस्ड इंडेक्स है, विच मीन्स जो रिटर्न होता है कमोडिटीज का, मतलब मंथ टू मंथ चेंज होकर जो कैलेंडर स्प्रेड होता है उसका भी रिटर्न इनकॉर्पोरेट होता है इन प्राइस बेस्ड इंडाइसिस में। और प्राइस बेस्ड इंडाइसिस के साथ हम इसलिए गए हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट प्रेफरेंस, क्योंकि प्राइस बेस्ड इंडाइसिस हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इजी टू अंडरस्टैंडिंग का, कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इस वजह से ये ट्रेड करने में भी आसानी प्रोवाइड करते हैं हमें। और जो ये सेकंड पॉइंट है वो है कि जो एनसीडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स हमने लॉन्च करे हैं उनमें जो है मल्टीपल इंडेक्स कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट मंथ। डिफरेंस बिटवीन सेक्टोरल इंडाइसेस एंड एग्रीडेक्स, तो जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं वो प्राइस बेस्ड इंडाइसेस हैं, और जो एग्रीडेक्स हमने पहले लॉन्च किया था वो रिटर्न बेस्ड इंडेक्स था। और एक जो दूसरा डिफरेंस था वो है
monthly index futures contract will have different underlying index spot value in sectoral indices. मतलब कि आपके पास डिफरेंट अंडरलाइंग स्पॉट की वैल्यूज होंगी सेक्टोरल इंडेक्स में फॉर डिफरेंट मंथ. इसको मैं आगे आने वाले एक एग्जांपल में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्या इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं. अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला यूज किया गया है सेक्टोरल इंडेक्स के कंप्यूटेशन के लिए. तो अगर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे, अगर हम देखें इंडेक्स वैल्यू किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा, वो हम यूजिंग द फॉर्मूला जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. इसमें जो P1 है वो पहली कमोडिटी की प्राइस है, P2 है दूसरी कमोडिटीज की प्राइस. सो ऑन डे 1 अगर हम इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो होगा P1 मतलब प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी पहले दिन इंटू Q1 प्लस प्राइस ऑफ दूसरी कमोडिटी ऑन डे 1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 100. यूजिंग द सेम फॉर्मूला अगर हम अगले दिन वैल्यू निकालने जाएंगे तो इंडेक्स वैल्यू होगी प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी दूसरे दिन जो चल रही होगी इंटू Q1 प्लस प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी जो दूसरे दिन चल रही होगी इंटू Q2. अब आप इसमें पूछना चाहेंगे कि ये Q1 और Q2 क्या है. जो Q1 और Q2 है ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर है इन कमोडिटीज के. क्वांटिटी मल्टीप्लायर क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताता हूं क्या है. जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर है, जैसे जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर है वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन एम्प्टी है. जैसे कि हम जब वेट्स में कैलकुलेट करते हैं तो उसको हमें एम्प्टी में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको सब इजीली समझाने के लिए हमने इस बार वेट्स को कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एम्प्टी की कितना एम्प्टी रिक्वायर्ड है आपका किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का इंडेक्स में टू गेट पर्टिकुलर वेटेज. तो वो मैं आपको बता देता हूं. जैसे कि सेबी की जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होनी चाहिए इंडेक्स की जब हम इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए. तो यूजिंग दैट हम लोग जो है एक्सपोजर निकाल लेंगे कमोडिटी का इन द इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज. तो जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं कि अगर सोयाबीन का जो परसेंटेज है वो 70% है और रिफाइंड सोया ऑयल का 30% है, तो हम उसका एक्सपोजर जो है इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला जो आपको दिख रहा होगा CIP इंटू इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. तो CIP की जगह अगर हम सोयाबीन का निकालना चाहे तो 70% रख देंगे और इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की जगह 5 लाख रुपए रख देंगे, तो हमारा एक्सपोजर आ जाएगा 3.5 लाख रुपए का. और रिफाइंड सोया ऑयल का 30% रखेंगे तो आ जाएगा 30% इंटू 5 लाख तो 1.5 लाख रुपए का. तो इस तरीके से हमारे पास एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ रुपीज आ गया इन सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का इंडेक्स में. तो 3.5 लाख रुपए का एक्सपोजर का सोयाबीन है और 1.5 लाख रुपए के एक्सपोजर का रिफाइंड सोया ऑयल है. अब जब हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे 3.5 लाख और 1.5 लाख और प्राइस हमें जो पता होगी दिसंबर मंथ में 31 दिसंबर को जो प्राइस चल रही होगी मे कॉन्ट्रैक्ट की उसको यूज करके हम लोग क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स कैलकुलेट कर लेंगे. मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स इन मेट्रिक टन्स कितना सोयाबीन रिक्वायर्ड है टू गेट द रिक्वायर्ड एक्सपोजर विच इज 3.5 लाख. अगर हमें 3.5 लाख का एक्सपोजर चाहिए तो कितना एम्प्टी हमें सोयाबीन चाहिए पड़ेगा, तो वो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा इस फॉर्मूले से जो ऊपर लिखा हुआ है क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स इक्वल्स टू एक्सपोजर ऑफ द इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. जैसे कि अगर हम सोयाबीन के लिए निकालें तो 3.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो आपको दिख रही है यहाँ पे 4000 करके और प्राइस कोटेशन हम ये रुपीस पर क्विंटल को यूज करके इंटू 10 करके निकाल लेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लायर. जब ये हमारे क्वांटिटी मल्टीप्लायर एम्प्टी में आ गए हम इनको राउंड ऑफ कर देंगे इजीली टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो हमारा फाइनल जो एम्प्टीज आ जाएंगे वो आ जाएंगे सोयाबीन 9 एम्प्टी और रिफाइंड सोयल 2 एम्प्टी. इसका मतलब है कि एक इंडेक्स लॉट में सोयाबीन के 9 एम्प्टी हैं और रिफाइंड सोया ऑयल का 2 एम्प्टी है. अब मैं आपको ये एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं. एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो ये इंडेक्स है इसमें डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल होंगी आपको हर महीने की. उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं. अगर अपन सपोज करें कि हम अप्रैल मंथ की बात करें, अप्रैल मंथ ऑफ जो अगर हम सपोज करते हैं कि अप्रैल मंथ में हम इंडेक्स को देख रहे हैं तो हमारे पास तीन इंडेक्स सीरीज अवेलेबल होंगी. एक है इंडेक्स सीरीज फॉर अप्रैल, दूसरी है इंडेक्स सीरीज फॉर मई और तीसरी है इंडेक्स सीरीज फॉर जून. और इन तीनों इंडेक्स सीरीज में क्या डिफरेंट है, जो हम प्राइसेस यूज कर रहे हैं इन इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट करने के लिए वो डिफरेंट है. जैसे कि जब हम इंडेक्स फॉर अप्रैल सीरीज कैलकुलेट करेंगे
तो जो प्राइसेस यूज हो रही होंगी उस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए वो हम यूज कर रहे होंगे मे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की। अगर हम इंडेक्स फॉर मे सीरीज कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम जून फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइसेस चल रही होंगी सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की उन्हें यूज करेंगे। और जब हम इंडेक्स सीरीज फॉर जून सीरीज करना चाहेंगे तो हम जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की प्राइसेस यूज करेंगे उस इंडेक्स सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम लोग अप्रैल मंथ में है और इंडेक्स सीरीज आपको अप्रैल मई और जून दिखती हैं तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर इंडेक्स जो अप्रैल मंथ है उसमें इंडेक्स सीरीज फॉर अप्रैल नियर मंथ होगी तो इंडेक्स सीरीज फॉर मई जो है वो मिड मंथ हो सकती है और इंडेक्स सीरीज फॉर जून जो है वो फार मंथ हो सकती है। तो आपके पास एक समय पे आपको 3 डिफरेंट इंडेक्स स्पॉट वैल्यूज दिखेंगी। एक इंडेक्स नियर मंथ का होगा, एक इंडेक्स मिड मंथ का होगा और एक इंडेक्स फार मंथ का होगा। अगर मैं उसी पॉइंट को आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं तो आप ये देख सकते हैं आपको एक पर्टिकुलर समय पे आपको 3 इंडेक्स सीरीज हमेशा अवेलेबल दिखेंगी। तो आप ऐसे देख सकते हैं अगर हम अप्रैल मंथ में हैं तो हमें 3 इंडेक्स सीरीज दिखेंगी जो कि होगी एक नियर मंथ की, एक मिड मंथ की, एक फार मंथ की। तो हो गई इंडेक्स नियर मंथ की सीरीज हो गई अप्रैल मंथ की, इंडेक्स मिड मंथ की सीरीज हो गई मई सीरीज और इंडेक्स फार मंथ की सीरीज जून सीरीज हो जाएगी। जब मंथ एंड होने को आएगा तो लास्ट बिजनेस डे पे जो अप्रैल मंथ है नियर मंथ है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जब वो एक्सपायर हो जाएगा और मई मंथ जब स्टार्ट होगा तो हम नई इंडेक्स सीरीज लाइव करेंगे जो होगी जुलाई मंथ की। तो हमारे पास फिर से 3 इंडेक्स सीरीज लाइव हो गई जिसमें अब जो मई मंथ की सीरीज है वो नियर मंथ की तरह एक्ट करेगी और जो जून मंथ की सीरीज है वो मिड मंथ होगा और जो जुलाई मंथ की सीरीज है वो फार मंथ होगा। जैसे ही मई मंथ का एंडिंग आएगी मई मंथ की लास्ट बिजनेस डे पे मई इंडेक्स सीरीज भी एक्सपायर कर जाएगी। तो हम जून की स्टार्टिंग में एक और इंडेक्स सीरीज फिर से लाइव करेंगे अगस्त की। तो आपके पास इस तरीके से हमेशा 3 इंडेक्स सीरीज अवेलेबल रहेंगी। तो इस तरीके से आपके पास 3 इंडेक्स स्पॉट वैल्यू आपको हमेशा दिखेंगी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट में। ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ इस चार्ट में आप देख सकते हैं सोया इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 4,500 से ये 7,300 तक इसने मूवमेंट किया है पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं ग्वार इंडेक्स का परफॉर्मेंस जो अराउंड 4200 से 4800 तक गया है और ऑल टाइम हाई अपना 5400 के अराउंड उसने बनाया है। अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इन इंडाइसिस ये जो इंडाइसिस इनमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो क्या बेनिफिट्स है हमारे पास। सबसे पहला बेनिफिट है लेस कॉस्ट इन्वॉल्व है इन इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इन इंडाइसिस की ट्रेडिंग के लिए कि ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है कमोडिटी सेगमेंट में। तो आप चाहें तो ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है तो आपको रिस्क नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके की डिलीवरी का। जो थर्ड पॉइंट है वो है लोअर मार्जिन इन कमोडिटीज को इन इंडाइसेस को ट्रेड करने के लिए जो कि 10% मिनिमम इनिशियल मार्जिन रखा गया है जो सेक्टोरल इंडाइसेस है इनमें ट्रेड करने के लिए। और ये एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर की तरह भी काम कर सकते हैं क्योंकि इनका जो कोरिलेशन है बाकी जो अवेलेबल इंडाइसेस हैं दूसरे एसेट क्लासेस में जैसे कि आप बात कर सकते हैं इक्विटी में निफ्टी है तो अगर आप उससे बात करें तो इसका बहुत कम कोरिलेशन है। ये जो इंडाइसेस हैं ये एक डायरेक्शनल इंडिकेटर की तरह भी काम कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताने के लिए। तो आप अगर इन इंडाइसेस की वैल्यूज को देखते हैं तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो सोया कॉम्प्लेक्स की प्राइसेस हैं वो बुलिश हैं या बेरिश हैं, किस तरीके का ट्रेंड फॉलो कर रही हैं वो ये इंडाइसेस आपको बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले फॉर्मूला और इसकी इंडेक्स कंप्यूटेशन के जो फॉर्मूला थे उसमें बताया कि Q1 और Q2 जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर थे जिनको हमने मेट्रिक टन्स में सेट कर दिया है अब वो पूरे साल सेम रहेंगी, सिर्फ आपको प्राइसेस जो चेंज होंगी उससे इंडेक्स की वैल्यू डिराइव होगी। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर पोजिशनल व्यू होता है, हमारा कोई पर्टिकुलर पोजिशनल व्यू है कि शायद मार्केट तेज है या बढ़ सकता है तो हम इजीली इस इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं without any issue that can be there।
और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस इंडेक्स में, हम दो जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं वो है, हम इसमें आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड्स भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने जो वेटेजेस दिए गए हैं वो मेट्रिक टन्स में दिए गए हैं, उन वेटेजेस को यूज करके हम अगेंस्ट द अंडरलाइंग कमोडिटीज एक पर्टिकुलर रेशियो में अंडरलाइंग्स में खरीद या बेच सकते हैं या इंडाइसिस में खरीद या बेच सकते हैं, जिस तरीके से हम एक आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड भी फैसिलिटेट कर सकते हैं इन इंडाइसिस में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इस इन इंडाइसिस का वो है कि आप कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया 3 इंडेक्स सीरीज के साथ, कि एक इंडेक्स सीरीज थी अप्रैल मंथ की, एक इंडेक्स सीरीज थी मई मंथ की और एक इंडेक्स सीरीज थी जून मंथ की, जिनको हम नियर मिड और फार की तरह देख रहे थे। तो हम अगर अप्रैल मंथ में चाहें तो हम नियर और फार के बीच में स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स में भी, और मिड और नियर के बीच में भी, मतलब इंडेक्स सीरीज हम ट्रेड कर सकते हैं ऐसा स्प्रेड इन दीज इंडाइसेस। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो हम कैप्चर कर सकते हैं इन इंडाइसेस में ट्रेड करके। थैंक यू एवरीवन। नाउ तनुश्री आपको आगे बताएंगी जो इन्वेस्टर गाइडलाइंस है क्या, और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू आयुष, आपने बड़ी डिटेल में पूरा एग्रीडेक्स एंड सेक्टोरल इंडाइसिस के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टर गाइडलाइंस के बारे में, क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो जो चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए वो है, सबसे पहले हमको सेबी और जो भी एक्सचेंज सर्क्यूलर्स रिलीज हो रहे हैं अपडेटेड, वो हमेशा एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं और उनको पढ़ना चाहिए। याद रखिए कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही पढ़ें, एंड ट्रेड सिर्फ उन मेंबर्स के साथ कीजिए जो रजिस्टर्ड हो एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट में। हमेशा अपना केवाईसी मैंडेट यूनिक क्लाइंट कोड को पूरा फिल कीजिए और अपडेटेड रहिए उसके साथ, और इंसिस्ट कीजिए कि आप सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स को अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। इंसिस्ट कीजिए कि आपको बिल या फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हर सेटलमेंट के बाद मिल जाए। इंश्योर कीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, जैसे कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड का रेट, क्वांटिटी, आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये सारी चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन्ड हो। क्रॉस चेक कीजिए कि ट्रेड की जेन्युइननेस है या नहीं, और ये आप चेक करेंगे ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी जो एक्सचेंज की वेबसाइट पे प्रेजेंट होती है। जितना भी मार्जिन है उसको पे कीजिए, एंड M2M ऑब्लिगेशन को टाइम टू टाइम पे करते रहिए। और ये सोचिए कि अगर आपने मार्जिन और M2M टाइम टू टाइम पे नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतने पड़ेंगे। और ये भी और बी अवेयर ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड एक्सचेंज वेबसाइट से मेंबर्स से जो उसमें रजिस्टर्ड है एक्सचेंज की वेबसाइट में, आप सिर्फ उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि जो स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन है मेंबर, वो आपको मिल रहा है, एंड होल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको वो भी चीज मिल रही है। इन केस आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो एकदम से वो चीज रिपोर्ट कीजिए, जिस एक्सचेंज के साथ आपने ट्रेड किया है वहां पे वो चीज रिपोर्ट कीजिए। आप जो भी चेक इशू करवा रहे हैं, वो डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा रहे हैं, आप ये देखिए कि जिस ब्रोकर के नाम पे आप इशू करवा रहे हैं वो अपीयर हो रहा है सेबी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेबी के पास उस ब्रोकर का पूरा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है। इंसिस्ट कीजिए कि पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटी फ्रॉम ब्रोकर वो आपको दे रहे हैं बार बार, और चेक करते रहिए कि जो भी आपका अकाउंट है एंड कोई भी आपको इशू आती है तो उसको ब्रोकर के पास रिपोर्ट कीजिए। आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि फंडिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंटरमीडिएटरीज
कवर नहीं होते हैं एक्सचेंज गारंटी के अंदर, तो आप इस चीज में बिल्कुल सतर्क रहिए और डब्बा ट्रेडिंग से बचिए। इन्वेस्टर गाइडलाइन के अंदर जो चीज आपको नहीं करनी चाहिए वो है, सबसे पहले तो जो अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज हैं उनके साथ आप बिल्कुल ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि उनकी कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के पास नहीं रजिस्टर्ड है। मार्केट ट्रांजैक्शन से दूर रहिए, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है और आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर कोई भी आपको एडवर्टीजमेंट मिल रहा है जो बताता है कि आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और सिर्फ उन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कीजिए जो एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। कोई भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो उससे पहले पूरा रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ लीजिए, और बिना रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ने से पहले कोई ट्रेडिंग मत स्टार्ट कीजिए। कोई भी डुप्लीकेटेड नोट्स, कोई भी ट्रेडर ब्रोकर से आप एक्सेप्ट मत कीजिए, और मार्केट र्यूमर्स पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप उन्हीं अपडेटेड सर्क्यूलर्स को पढ़ते रहिए जो एक्सचेंज वेबसाइट में रिलीज होते हैं या फिर सेबी रिलीज करती है। कोई आपसे प्रॉमिस करता है कि कोई भी आपसे ऐसी प्रॉमिस करता है, एक्सप्लिसिट प्रॉमिस करता है कि आपको बहुत जल्द मुनाफा होता है, तो उसकी बात पे एकदम मत आइए। अपनी ट्रैक रखिए सारे फिनेंशियल्स का, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स का, आप पूरा ट्रैक रखिए और अपडेटेड रहिए। जो भी है, कोई भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी नई रिपोर्ट बताता है तो उन पे एकदम मत जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा, सेबी के अपडेटेड सर्क्यूलर्स या फिर ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ एक्सचेंज, उनके सर्क्यूलर्स पे भरोसा रखिए। अब मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी और इसके लिए आपको पूरे 10 मिनट दिए जाएंगे। मैं चाहूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हैं, इस इंफॉर्मेटिव सेशन के बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, और आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether SEBI regulates spot market commodity trading also? आंसर आप चैट बॉक्स पे भेज दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, which of the given factors affect the prices of agri commodities? फोर्थ क्वेश्चन है, what is arbitrage? फिफ्थ क्वेश्चन है, which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture? मैं आप लोगों को 5 मिनट्स और देती हूँ। जिन्होंने टाइप नहीं किया है आंसर, वो अपना आंसर टाइप कर सकते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, सेबी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वेदर सेबी रेगुलेट स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग आल्सो, नो, बी। Which of the given factors affect the prices of agri commodity? All the three. Answer is D. Question number 4. What is arbitrage? उसका आंसर है C. Simultaneously entering into sell and purchase transaction in two or more markets. Question number 5. Which stock exchange is having major share in trading volumes in agricultural contract? The answer is B. NCDEX. Thank you everyone for joining the Investor Education Program. आशा करती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिली है आप वो अपने डेली ट्रेडिंग में यूज करेंगे. And please let us know if you have any query. Mr. Imran Khan's email ID and phone number is present over here. And I'm Tanushri Rana. My email ID is tanushri, TANOSHREE.RANA@ncdx.com. Thank you everyone for attending the webinar and we hope it was very informational for you. We look forward to regularly connect with you through these interactive sessions. Thank you.